नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके पास रखेंगे, उसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद कराने का प्रयास कराएंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में है ये नहीं है। यहाँ से देखिए भूकंप की तीव्रता से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि कब हम लोग को ऑप्शन में रिएक्टर पैमाना टिक करके आना है कि कब हम लोग को ऑप्शन में सिस्मोग्राफ टिक करके आना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए। जब पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। और जब पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को कहते हैं हम लोग रिएक्टर पैमाना, यानी तो कहते हैं रिएक्टर स्केल। अब तो आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग किसी वस्तु का वजन, किसी वस्तु का भार मापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में मापते हैं, तो किस में मापते हैं? तराजू होता है, बटखरा होता है, आम भाषा में हम लोग उसको कहते हैं बटखरा, जिस पर हम लोग रख करके किसी वस्तु को रख करके उसका वजन पता करते हैं। तब ना हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो तौल कर देता है ना। मान के चलिए कहीं बाजार जाते हैं या कहीं पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, कहते हैं उसको 2 केजी चीनी दीजिए, 2 केजी दीजिए सेब दीजिए, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो यानी कि द्रव्यमान को मापते हैं किस में? तो द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग किलोग्राम में। लंबाई को मापते हैं किस में? तो लंबाई को मापते हैं मीटर में। तापमान को मापते हैं किस में? तो तापमान को मापते हैं फ़ारेनहाइट केल्विन में। और इसके बाद देखिए विद्युत धारा को मापते हैं किस में? तो विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। तो यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग इस बात को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको पूछ देगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। जिस तरह से किसी वस्तु की मापने की इकाई को कहते हैं हम लोग किलोग्राम, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापते हैं किस में? तो किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, इस तरह से मापते हैं। तो उसको किस में मापते हैं? तो तराजू में मापते हैं ना। तब ना पता चलता है, यानी कि कैसे पता चलता है कि ये 2 किलो होगा कि 1 केजी होगा कि 10 केजी होगा, तो उसके लिए एक तराजू आता है। ठीक उसी तरह से आप लोग को यहाँ पर भी समझना है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले, जिस तरह से हम लोग तराजू में किसी वस्तु को तौले तब पता चला कि ये 2 केजी का है कि 5 केजी का है, ठीक उसी तरह से भूकंप की तीव्रता को हम लोग तौलते हैं, मापते हैं किस में? तो सिस्मोग्राफ में। यह एक यंत्र होता है, समझ गए ना। जिस तरह से किसी वस्तु को हम लोग तौलते हैं तराजू में, तौलते हैं ना, तराजू में ही ना तौलते हैं, जिस पर रख करके आप लोगों को पता चलता है कि 2 केजी ये वस्तु है, 5 केजी वस्तु है। ठीक उसी तरह से भूकंप की तीव्रता को हम लोग तौलते हैं। इस तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हम किसी भी बात को आप लोगों को रटाने का प्रयास नहीं करते रहते हैं। किसी भी बात को इस तरह से आप लोग एक ही बार में समझ जाइए, ताकि जीवन में कन्फ्यूजन ना रहे। जब कन्फ्यूजन में रहेगा तो आप लोग गलत करके हमेशा आइएगा, आपका मार्क ही नहीं होगा, आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। इसलिए बाबू एनएमएमएस एग्जाम को पास करने के लिए आप लोग के पास एक बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, किसी भी बात को समझने की कैपेसिटी होना चाहिए, आप में क्षमता होना चाहिए। इसलिए हम किसी भी बात को बार बार दोहराने का प्रयास करते रहते हैं। समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, इसके बाद विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग को समझना है कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को कहते हैं हम लोग रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल। से भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाना है कि कितना भयंकर भूकंप आया था, तो इसके लिए मापते हैं रिएक्टर पैमाना में। रिएक्टर पैमाना बता देता है कि 5.6 तीव्रता से भूकंप आया था, 6.7 तीव्रता से भूकंप आया था, भयंकर भूकंप आया था कि नहीं आया था, इससे ज़्यादा जानमाल की क्षति होगा कि नहीं होगा, यही रिएक्टर पैमाना हम लोग को बता देता है। जिस तरह से लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किस में? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में मापते हैं 50 केजी हुआ, 40 केजी हुआ, इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है किसी वस्तु का वजन। ठीक उसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी याद कर लीजिएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। जबकि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल। अब बार बार कितना समझाए, वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो जितने भी कुचालक होते हैं, कुचालक का मतलब जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उसको जब ये रगड़िएगा ना किसी वस्तु के साथ, जब ये घर्षण कराइएगा तो उससे होकर के आवेश का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तांबे की छड़, यहाँ पे देखिए ये क्या है? तांबा क्या है? एक धातु है। और धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो जितने भी विद्युत का सुचालक होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, उसको रगड़िएगा ना तो कभी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग इस बात को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझिए। जितने भी कुचालक होते हैं
जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको जब किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रगड़िएगा, घर्षण कराइएगा, घिसाइएगा, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन जितने भी धातु होते हैं उसको जब किसी के साथ रगड़िएगा, किसी कुचालक वस्तु के साथ रगड़िएगा, तो वह क्या होगा, अपने आवेश का प्रवाह नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तांबे की छड़ हो जाएगा। यानी कि जितने भी धातु होते हैं ना, तो उसको रगड़िएगा तो किसी भी प्रकार का आवेश का स्थानांतरित नहीं होगा, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएगा। समझ गए ना, आसानी से नहीं जाता है। जबकि कुचालक, जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको जब रगड़िएगा तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक का पैमाना, ऊनी वस्त्र, फुला हुआ गुब्बारा, ये सब क्या है, कुचालक ही ना है। इन सब से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। देखिए झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो वह कौन है, तो वह है तड़ित। तड़ित का मतलब जो हम लोग देखते हैं आसमान में बादल गरजते रहता है, तड़का जो तड़कते रहता है, उसी को कहते हैं तड़िक। तो झारखंड की एक प्रमुख आपदा है कौन, तड़िक, जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित होता है। तड़का यहाँ पे जो है ना भयंकर जो है मेघ गरजते रहता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग कहते हैं कि अपने समाज में मिलजुल कर रहो, अपने जितने भी परिवार में होता है मिलजुल कर रहो, तो क्या करेगा, अपने ही परिवार का जाएगा अपने दुश्मन के साथ मिलने के लिए। तो विपरीत आवेशों के बीच यानी कि अलग अलग आवेशों के बीच, मान के चलिए हमारा परिवार और दूसरे का परिवार एक दूसरे में मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि अपने में मिलकर रहो, तो अपने के साथ जल्दी नहीं घुल मिलेगा, लेकिन जाएगा दूसरे के साथ तुरंत घुल मिल जाएगा, उसके साथ बढ़िया से बात करेगा। तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, जुड़ाव होता है। प्लस माइनस के बीच क्या होता है, तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। ये एक दोनों के पास मिलना चाहता है। माइनस प्लस भी क्या होता है, तो माइनस प्लस भी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन प्लस 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 कभी भी नहीं जुड़ेगा, समान जाति कभी नहीं जुड़ेगा। क्या कभी भी धनिक धनिक के पास जाता है, नहीं जाता है। इस बात को सिर्फ हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आवेश असमान रहेगा तो उसके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, वह एक दूसरे के साथ मिलना चाहता है। जब समान रहेगा, तो जब समान रहेगा तो कभी भी मिलेगा। मान के चलिए धनिक धनिक के पास जाएगा, गरीब गरीब के साथ जाएगा, गरीब गरीब के पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, कभी नहीं जाएगा। गरीब हमेशा जाता है अमीर के पास पैसा मांगने के लिए। यानी कि असमान, एक रहना चाहिए नीचा, एक रहना चाहिए ऊपर, तब नहीं वह एक दूसरे के साथ मिलेगा। दोनों ऊपरी ऊपर रहेगा तो क्या कभी भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम किसी भी बात को आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। जबकि समान आवेश के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण। समान आवेश जैसे कि प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। जिस तरह से धनिक धनिक क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, कभी नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई गरीब के साथ कोई गरीब जाएगा पैसा मांगने के लिए, तो क्या कभी वह मदद कर सकता है, उसको खुद ही नहीं है। तो इसलिए वह गरीब गरीब के पास क्या होता है, कभी नहीं जाता है, दूर भागता है। अमीर अमीर के पास कभी नहीं जाता है, दूर भागता है। जब समान रहेगा तो दूर भागेगा, जब असमान रहेगा तो क्या होगा, नजदीक आएगा, यानी कि आकर्षण होगा। तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं, जिस तरह से हम लोग देखते हैं आकाश में मेघ ढंढनाते रहता है, मेघ जोर जोर से आवाज़ देते रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग तड़ित। तड़ित का मतलब होता है तड़का। मेघ जो है बिजली चमकते रहता है, पूरा तड़कते रहता है, उसको क्या कहते हैं, तड़िते न कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आप लोग को एक बेहतरीन तरीके से समझना है। ये नहीं कहिएगा 2 क्वेश्चन बता रहे हैं सर जी बहुत सारे समय ले रहा है, तो बहुत सारे समय इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन रह जाएगा तो पढ़ के क्या फ़ायदा है। मान के चलिए 50 क्वेश्चन बता दिए, अब बाद में पता चला कि 50 क्वेश्चन का मतलब ही नहीं जान रहे हैं। 50 क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा देगा तो उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाइएगा। जब एक बेहतरीन तरीके से समझे रहिएगा तो कोई भी क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तड़ित। तड़ित का मतलब होता है बिजली गिरना। जब बिजली गिरते रहता है, मेघ तड़का तड़कते रहता है, यानी कि बिजली चमकते रहता है, तो उस समय आप लोग कैसे सुरक्षित रहिएगा। तो उस समय में कभी भी आप लोग किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं जाइएगा, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़मीन पर नहीं लेटिएगा। ट्रैक्टर के पास या किसी भी धातु के पास, किसी भी लोहा एल्यूमिनियम से बने किसी भी धातु के पास आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा चांस होता है बिजली का गिरना। समझिए ना। तो इसी स्थिति में खुली जगह में है तो घुटने के बल आप लोग सिमट कर जो है सिर को हाथ पे ले लीजिए। इस तरह से आप लोग बच सकते हैं। कभी भी जब भी बिजली चमकता रहे, मेघ गर्जना करता रहे, तो उस समय कभी भी आप लोग पेड़ के नीचे नहीं जाइएगा, ज़मीन पर नहीं लेटिएगा, किसी धातु के पास नहीं जाइएगा, क्योंकि अधिकांश चांस रहता है जब ये बिजली गिरता है तो वह धातु के पास ही गिरेगा, ट्रैक्टर के पास ही गिरेगा, जहाँ पे लोहा एल्यूमिनियम से बनी कोई भी वस्तु हो, धातु से बनी हुई खास करके कोई वस्तु हो, मैक्सिमम वहीं पे चांस रहता है बिजली गिरे। और जब बिजली गिरेगा उसके संपर्क में आप लोग रहिएगा तो आपको झटका लगेगा, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को एक बेहतरीन तरीके से समझना है। लोहे की पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे के पुल, चाहे लोहा रहे चाहे इस्पात रहे, इसको जंग से अगर हम लोग को सुरक्षित बचाना है तो उसके लिए हम लोग उस पर चढ़ाते हैं जिंक का लेप। इसी को कहते हैं
क्या यशस लेपन, वैसे इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, तो आज ही यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि यशस लेपन किसे कहते हैं, यानी तो इसको एक बेहतरीन तरीका से तैयार ही कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए तो संचालन किसे कहते हैं, जीकेएस स्टडी सेंटर। आप लोग को उस वीडियो को 100% देखना है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कितना विद्यार्थी जो बकले ढाल रहता है, जिसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो तू पढ़वे नहीं करेगा, कहेगा कि हम काहे के लिए वीडियो देखेंगे, हमको पास ही नहीं करना है। जो विद्यार्थी पास करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि हमको एग्जाम में बेहतर अंक आए, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा संचालन किसे कहते हैं, जीकेएस स्टडी सेंटर। वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में साइंस के अंतर्गत पूछा ही जाता है, समझ गए ना। तो लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का लेप करते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गंदे विद्यार्थी के चक्कर में मत पड़िए। गंदा विद्यार्थी नहीं देखेगा, जो भूसकोल रहता है, जो कमज़ोर रहता है, वह शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, और जो शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। वह एग्ज़ाम क्या पास करेगा, वह किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं पर भी सक्सेस नहीं कर सकता है जो शिक्षक के बात को नहीं मानेगा। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक का यहाँ पे मतलब होता है जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब मान के चलिए जो विद्यार्थी पढ़ा होगा तो धातु अधातु चैप्टर कितना बढ़िया से हम समझा चुके हैं। तो जो विद्यार्थी देखता होगा तो रेगुलरली हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो हम बनाते रहते हैं उसको देखता होगा, तो उसको तो पता चल गया होगा कि धातु एवं अधातु चैप्टर बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। तो भाई जो भी स्टूडेंट धातु एवं अधातु चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है। अब हम कितना बताएं। विद्युत का कुचालक का मतलब यहाँ देखिए, विद्युत का कुचालक का मतलब समझ गए, जिनसे होकर विद्युत धारा एक सिरा से दूसरे सिरा नहीं जाता है। यहाँ देखिए तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब तो क्या है, धातु। धातु विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या हुआ, धातु से होकर विद्युत धारा जाता है। लेकिन रबड़ क्या है, ये प्लास्टिक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, समझ गए ना, समझते जाइए। इसके बाद देखिए वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं विद्युत के सुचालक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। और जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा नहीं जाने देगा उसको कहते हैं विद्युत का कुचालक। इनमें से देखिए कौन विद्युत धारा का कुचालक है, सिरका है कि आसुत जल है कि नमक का विलयन है। यहाँ देखिए विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक उसको कहते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं संभव है। यहाँ देखिए आसुत जल, आसुत जल का मतलब होता है शुद्ध जल, जो पूरा प्योर शुद्ध हो, जिसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं हो, उसी को कहते हैं आशुद्ध जल। और आशुद्ध जल क्या होता है, हमेशा विद्युत धारा का कुचालक होता है। किसी भी शुद्ध जल से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आप नहीं करा सकते हैं, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। समझते जाइए सारे क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतहीन चालक है। यहाँ देखिए विद्युतहीन चालक, विद्युतहीन चालक का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युतहीन चालक का मतलब यहाँ देखिए आशुद्ध जल हो जाएगा। विद्युतहीन चालक का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आशुद्ध जल का मतलब होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह कभी नहीं होता है। शुद्ध जल में, पूरा प्योर जल में जिसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं हो, उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बिजली मिस्त्री के हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं, ऐसा क्यों। कोई भी बिजली मिस्त्री जब तार को जोड़ते रहता है तो उस समय हम लोग देखते हैं क्या, उसके हाथों में रबड़ का दस्ताना पहने हुए रहता है। तो प्लास्टिक से बने हुए कोई भी प्लास की सहायता से किसी भी तार को जोड़ता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, रबड़ के दस्ताना क्यों पहनते हैं अपने हाथ में, ताकि रबड़ का दस्ताना क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ के दस्ताना में, रबड़ में, प्लास्टिक में, इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ताकि हम लोग को जब इस तरह से पहन लेते हैं तो हम लोग को करंट का झटका नहीं लगता है। अगर नहीं पहनेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो पता चला हम ऊपर चले गए और बिजली यहीं पे है, तार वहीं पे है और हम चले गए ऊपर। अब मान के चलिए कोई भी विद्यार्थी धातु एवं अधातु चैप्टर नहीं पढ़ा है और यहाँ पे हम क्या पक रहे हैं उसको पता चलता होगा, नहीं चलता होगा। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके आज ही देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं सोशल साइंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। अब कितना बताए, जो भी विद्यार्थी एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोग का लक्ष्य है, आप लोग का सपना है कि एनएमएमएस एग्जाम में सबसे बेहतरीन अंक ला के पास करना है, तो जा करके अभी भी समय बचा हुआ है। अभी भी आपके पास इतना समय बचा हुआ है जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हो, एनएमएमएस एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होती है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, इस कारण से पहनता है। रबड़ का दस्ताना इसलिए पहनता है ताकि विद्युत का झटका नहीं लगे, ताकि हम लोग जिंदा रहे, समझ गए ना। बाद में पता चलेगा अगर रबड़ का दस्ताना नहीं पहने रहेंगे तो ऊपर ही चले जाएंगे। ऊपर चले जाने का मतलब मर जाएंगे, झटका लगेगा तो मरे न जाएंगे। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है। यहाँ देखिए क्रोमियम, लोहा, एल्युमिनियम, टीन। तो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उष्मीय प्रभाव। इसके बाद देखिए केवल रासायनिक प्रभाव। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय प्रभाव। तो उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा, ये तीनों उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। मान के चलिए किसी तार से होकर जब विद्युत धारा बहते रहता है, जाते रहता है, तो एक समय के बाद देखते हैं क्या तार गर्म हो गया। तो तार गर्म होने का मतलब क्या हुआ, उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव का मतलब यहाँ देखिए रासायनिक प्रभाव का भी इस्तेमाल करते हैं विद्युत लेपन में, यानी कि किसी कोई भी धातु पर अगर लेप चढ़ाना है और अगर उस लेप को चढ़ाने के लिए विद्युत का धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है, समझ गए ना। तो इस तरह से उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न करता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लोहे के डिब्बों पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो वह धातु है जिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब यह सर लेपन क्या होता है विद्यार्थी देखबे न करेगा, तो हम बता दिए, बार बार हम कितना बताएंगे, इससे क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है। विद्यार्थी आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक देखते नहीं हो, तो जो भी विद्यार्थी कभी भी टॉप नहीं करेगा, कभी भी एग्जाम पास नहीं कर सकता है जो शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि वीडियो के अंदर में क्या पढ़ाया गया है। जब पता नहीं चलेगा कि वीडियो के अंदर में क्या पढ़ाया गया है तो क्या वह कभी भी आगे बढ़ सकता है। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है, तो विद्युत धारा के सुचालक के बारे में आप लोग जानते ही हो, जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, एक सिरा से दूसरे सिरा तक चले जाता है विद्युत धारा। लकड़ी, रबड़, कागज, इन सब में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, पीतल में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं उस तरह के वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो रोशनी देता है, जो चमकता है, जो स्वयं अपने से होकर जो है प्रकाश को निकालता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य, मानव, लकड़ी, दीवार। क्या कभी भी आप लोग दीवार को देखे हो चमकते हुए? दीवार क्या रोशनी देता है? लकड़ी रोशनी देता है? मानव रोशनी देता है? नहीं देता है। सूर्य न सूर्य का प्रकाश देता है, यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश निकालता है, उसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ देखिए सूर्य क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। मानव, इसके बाद देखिए लकड़ी, इसके बाद देखिए दीवार, ये सब क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? यहाँ देखिए आग है कि विद्युत बल्ब है कि दर्पण है, तो दर्पण क्या हो जाएगा, दर्पण एक अप्रदीप्त वस्तु है। दर्पण शीशा से कभी भी देखे हो, जिससे हम लोग देखते हैं, चेहरा को देखते हैं, तो वह क्या कभी भी प्रकाश को उत्पन्न करता है, प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है? नहीं उत्सर्जित करता है। आग, इसके बाद देखिए विद्युत बल्ब, बल्ब तो रोशनी देता है, आग भी रोशनी देता है। कभी भी मान के चलिए कहीं पर मान के चलिए लाइट चले जाता है तो उस समय आग जलाते हैं तो आग से रोशनी निकलता है ना, तो जिससे होकर रोशनी निकलता है उसको कहते हैं प्रदीप, जिससे होकर रोशनी नहीं निकलता है उसको कहते हैं अप्रदीप। ये क्वेश्चन 10th में भी कई बार पूछा गया है। मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मनुष्य जो है किसी भी वस्तु को आँख के कितना निकट ले जाएगा तो उसको देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर आँख के समीप लेके जाएगा, आँख के निकट लेके जाएगा तो वह किसी वस्तु को देख सकता है। अब मान के चलिए किसी वस्तु को पूरा आँखें के पास ले चले जाएंगे, 25 सेंटीमीटर से और मतलब कि छोटा डिस्टेंस के लेकर चले जाएंगे, उसके आँख के पूरा नज़दीक लेकर के चले जाएंगे, तो क्या कभी भी वह किसी वस्तु को देख सकते हैं? आँख के पूरा समीप लेकर चले जाएंगे, आँख के पूरा निकट लेकर चले जाएंगे तो कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना कम दूरी आँख के पास ले जाए जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। अब पता चलेगा 15 सेंटीमीटर लेके जाइएगा तो किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वो आँख के नज़दीक आ जाएगा, आँखें के पास आ जाएगा, पूरे आँख के पास, तो नहीं देख सकते हैं। तो मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। और जो है कहेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य कितने दूरी तक देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है। मनुष्य की आँखों की क्षमता बहुत दूर तक होता है। जब आपसे पूछेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य किसी वस्तु को कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है, अनंत दूरी तक देख सकता है, जहाँ तक नजारा जाए। समझ गए ना? इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? जब भी आँख में प्रवेश करता है प्रकाश की किरण, कोई भी लाइट प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है पुतली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो उत्तल दर्पण से और समतल दर्पण, ये दोनों दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी का मतलब होता है सीधा। क्या कल्पना कभी भी उल्टा करते हैं? कल्पना कभी भी उल्टा नहीं करते हैं। क्या हम कभी भी सपना में सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे? क्या कभी हम सोचते हैं कि मेरा अपमान हो? नहीं सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा सम्मान हो, हम टॉप करें एग्जाम में, हम 10th के एग्जाम में, हम एनएमएमएस के एग्जाम में सबसे बेहतरीन अंक लाए। यही नहीं सोचते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात सोचते रहते हैं। तो जो भी कल्पना करते हैं वह अच्छा होता है, कल्पना कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो कल्पना करते हैं सीधा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी। आभासी का मतलब क्या हुआ, सीधा। सीधा का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक।
समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक का मी मतलब होता है आभासी, और आभासी कल्पना हम लोग कभी भी उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो कल्पना क्या होता है, हमेशा सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ये दोनों दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, काल्पनिक होता है। समझ गए। इसके बाद देखिए श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। समझ गए ना, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, यानी कि जो व्यक्ति आँख से अंधा है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, तो उसके लिए कौन सी लिपि विकसित की गई है, तो वह है ब्रेल लिपि। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अंधों को पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, तो ब्रेल लिपि कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, यहाँ देखिए परावर्तित किरण कहते हैं कि आपतित किरण कहते हैं कि आपतन कोण कहते हैं कि इनमें सभी कहते हैं। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपतित किरण का मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। समझ गए ना, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं हम, तो आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद देखिए किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो यहाँ देखिए विक्षेपण की प्रक्रिया है कि परावर्तन है कि अपवर्तन है कि विवर्तन है। तो यहाँ देखिए जब कोई भी प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में बदल जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विक्षेपण की क्रिया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। समझ गए ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव की, कभी कभी की विशेष दिशाओं में कभी नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा सदैव होता है। समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी को एनएमएमएस एग्जाम में एक बेहतरीन अंक लाना है, तो एक बात बता देते हैं, पॉलिटेक्निक के ऊपर हमने जितने भी वीडियो बना दिए हैं ना, तो उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा। अब कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी हम पॉलिटेक्निक वाले वीडियो को काहे देखेंगे, हम नहीं समझे, तो अरे 100% आप लोग समझिएगा, वह पॉलिटेक्निक वाले वीडियो नहीं है, हकीकत में आप ही लोग के लिए है। पॉलिटेक्निक में इसीलिए हम चर्चा किए हैं, पॉलिटेक्निक वाले को वही छोटी छोटी बात जो क्लास 8 में है नहीं समझते रहता है ना, तो इसलिए हम पहले जो है वही छोटी छोटी बातों को बता दिए हैं, ताकि वह जो है पॉलिटेक्निक में एक अच्छा अंक ला पाए। वैसे आप ही लोग के लिए वह वीडियो बनाए थे, आप ही लोग का 100% आप ही लोग के लिए वह वीडियो है। तो जाकर के पॉलिटेक्निक के 5 वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम में बेहतरीन अंक आ पाए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा सदैव। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है, तो समान होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के समान यानी कि बराबर होते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किए हैं, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। और इससे पहले हमने जितने भी एनएमएमएस परीक्षा के ऊपर, एनएमएमएस एग्जाम के ऊपर जितने भी वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है कि कब आकर के देखेगा और कब उसको हम एक बेहतरीन अंक दिलाए। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास करना है, और पास करना ही है, 100% हमको पास करना ही है, फेल नहीं होना है, तो जा करके अभी भी समय बचा हुआ है, कुछ तो समय बचा हुआ है, 1 महीना है, तो 1 महीना कम होता है। यदि आप लोग इसी 1 महीना को एक बेहतरीन तरीक़ा से यूटिलाइज़ कीजिएगा, बेहतरीन तरीक़ा से समय दीजिएगा, सारे वीडियो को देख लीजिएगा इसी 1 महीना में, तो आप लोग को एनएमएमएस एग्जाम में बेहतरीन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कहना, हम तो कह ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। किसी भी बात को आप लोग समझने पे ध्यान दीजिए, जब समझिएगा तो आपका सब काम होगा, जब नहीं समझिएगा तो कोई भी काम नहीं होगा। तो इसलिए बार बार हम सभी वीडियो में बताते रहते हैं, रटो मत, तोता मत बनो, समझ गए ना, अच्छा इंसान बनो और अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत का, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।